देश भर में आज से सभी सरकारी केंद्रों पर दिए जा रहे कोविड के निःशुल्क एहतियाती डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कराई शुरुआत। राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो द्रौपदी मुर्मू को करेगा समर्थन। कल यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का झारखंड दौरा। आज रांची पहुंचेंगे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में दोपहर बाद 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और मानसून की बारिश ने अब तक झारखंड को किया निराश। सामान्य से 49% कम बारिश। संताल परगना और पलामू प्रमंडल में सूखे जैसे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 जल, ऊर्जा, पर्यावरण और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूह के देशों ने मानवता के लिए कौशल और अपने सामूहिक प्रयास की रूपरेखा तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल के प्रधानमंत्री यायर लापिड और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ एक मंच पर दिखे। मौका था दुनिया के इन चुनिंदा देशों के नए समूह I2U2 के नेताओं के शिखर सम्मेलन का, जो वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने बैठक में अपने संबोधन में इसे सही मायने में स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की बैठक बताते हुए कहा कि हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे हितों में भी समानता है। आज की इस पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। प्रधानमंत्री ने I2U2 के एजेंडे की अहमियत पर भी प्रकाश डाला और कहा कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यावहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। सम्मेलन में शामिल बाकी तीनों नेताओं ने भी इसकी अहमियत पर रोशनी डाली और मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। The UAE's investment to develop integrated agricultural parks across India with the support of the American and Israeli private sector experts has the potential to sustainably increase India's food yields in the region threefold in just 5 years. With our four nations working together to unite our expertise and drive private sector investment, this is going to help India reach its climate and energy goal of 500 megawatts of non-fossil fuel capacity by 2030. In the 21st century, challenges are local, but solutions are global. The group is interesting because we are 4 very different countries, but when we started talking, it became clear we all want the same things. This Quad is, in my view, the correct model. Our advantages are clear to one another, and so are all our needs. This summit is a clear evidence of the great opportunity for cooperation between countries and economies with shared values and goals centered around peace, tolerance, and prosperity.
बैठक में चारों नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा, हम बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, हमारे उद्योगों के लिए उन्नत निम्न कार्बन विकास के रास्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, टीकों तक पहुंच, पश्चिम एशिया के देशों के बीच आधुनिक भौतिक संपर्क, कचरे के प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से नए समाधान तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता जुटाने का इरादा रखते हैं। हम इब्राहिम समझौते और इजराइल के साथ शांति और सामान्य समझौते के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। हम पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विशेष रूप से I2U2 भागीदारों के बीच स्थायी निवेश को बढ़ावा देने सहित इन ऐतिहासिक घटनाक्रमों से होने वाले आर्थिक अवसरों का स्वागत करते हैं। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं पर भी सहमति बनी। इसमें भारत में एक खाद्य कॉरिडोर बनाने और गुजरात के द्वारका में एक नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजना शामिल है। The first project relates to the food corridor. Under this project, the UAE intends to invest roughly $2 billion to develop a series of integrated food corridors across India, which would deploy climate-smart technologies to reduce food wastage and spoilage, conserve fresh water at the same time, and also employ renewable energy sources. The I2U2 countries will advance a hybrid renewable project in Dwarka, Gujarat, consisting of 300 megawatts of wind and solar capacity, complemented by a battery energy storage system. The US Trade and Development Agency, USTDA, has already funded a feasibility study for this project, which is roughly the quantum of $330 million. I2U2 समूह की अवधारणा 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। प्रत्येक देश में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से शेरपा स्तर की बातचीत भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश भर में 75 दिन का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आज से शुरू हो गया है। इसके तहत सभी सरकारी केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड के निःशुल्क एहतियाती डोज दिए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी शुरुआत की। कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। ये विशेष कोविड टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। ये अभियान आज से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। 75 दिनों तक ये चलेगा। एहतियाती खुराक के लिए पात्र लोगों में 18 वर्ष या इससे अधिक के सभी व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने दूसरी खुराक लगाने की तारीख के बाद 6 महीने या 26 सप्ताह का समय पूरा कर लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज देश के सभी 18 एवं नागरिक को फ्री किया है। इस उपलक्ष्य में आज हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी एम्प्लॉइज को प्रिकॉशन डोज देने के लिए स्पेशल सेंटर चालू किया गया है। आज सुबह से लाइन लगी हुई है। सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। देश के सभी 18 एबव नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आप भी प्रिकॉशन डोज लगाइए। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 20,038 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16,994 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,39,073 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 190 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 968 हो गई है। इनमें सबसे अधिक रांची जिले के 353 सक्रिय मामले शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे के दौरान 110 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 98.56% और मृत्यु दर
1.21% है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सावन महीने के दौरान राजधानी के पहाड़ी मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में कोविड-19 जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। जितने भी टेस्टिंग किट हैं उनका उपयोग कर संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 80,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 48,000 वीटीएम टेस्ट किट हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए सभी MOIC को निर्देश दिया गया है कि सभी टीमों को किट उपलब्ध कराई जाए और माइक्रो प्लान बनाकर जांच की जाए। श्री सिन्हा ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच कर संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 199 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि मंकी पॉक्स बीमारी पूरे विश्व में फैल रही है। इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी और जन स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना होगा। परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स के पुष्ट मामले के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को स्थापित करने में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम केरल भेजी। टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र RML अस्पताल के डॉक्टर और विशेषज्ञ सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने इस संबंध में पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव मिलने जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने श्रीमती मुर्मू के पक्ष में वोट करने का फैसला लिया है। झामुमो द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किए जाने का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झामुमो के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में इसके लिए झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। इधर पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किए जाने का स्वागत किया है। इस बीच यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री सिन्हा रांची में कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की अपील करेंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वे रांची में पार्टी नेताओं के साथ ताजा राजनीतिक हालात और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र से PLFI के एरिया कमांडर नोएल सांडीपूर्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी समेत अन्य जिलों में 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। विगत कुछ दिनों से बंदगांव एवं तेबो थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में PLFI के एक दस्ते के प्रभावशील होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके आलोक में कल हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक चक्रधरपुर श्री कपिल चौधरी एवं थाना प्रभारी बंदगांव एवं बंदगांव थाना अंतर्गत अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में
एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और उस छापामारी दल के द्वारा बनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टीका और लड़ावली के क्षेत्रों में अभियान संचालन किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री शाह को राज्य की ताजा राजनीतिक हालात समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान श्री शाह ने देवघर में पिछले दिनों हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री मरांडी को बधाई दी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री मरांडी से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती दिख रही है। इसी का परिणाम है कि गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लेड़वाटाड़ में बंद स्कूल को खुलवाने के लिए ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। शिक्षित हो और भविष्य में कुछ बदलाव आवे, वो तो यहाँ उपस्थित ही नहीं है सर। तो पढ़ाई किस तरह होना चाहिए? आप बच्चा से टेस्टमेंट लिए, अब बच्चा आपको जवाब दिया 5वां क्लास का लड़का स्कूल का नाम नहीं बता सकता, तो आप बताइए मास्टर क्या पढ़ा रहा है? प्रशासन से हम लोग को भोजन वाला पैसा आया है वो बांट नहीं रहा, सचिव लेकर के घूम रहा है, पैसा नहीं खुलता। वही लॉकडाउन से बंद है, 1-2 रोज खुलता है, बाद बाकी बंद रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर बाद 4 बजे से रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहयोग करेगी। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। और अब मौसम की बात। मानसून की बारिश ने अब तक झारखंड को निराश किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 49% कम बारिश दर्ज की गई है। संताल परगना और पलामू प्रमंडल में तो अब सूखे जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इस बीच रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 20 जुलाई तक राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के वर्ष 2008 के एक मामले में चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व सांसद सुमन महतो सहित 16 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में सशर्त बरी कर दिया। अदालत ने इन लोगों को दोबारा इस तरह की गलती नहीं करने की चेतावनी भी दी है। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने चतरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ जिले में कोविड के बढ़ते प्रकोप और उसकी तैयारी का जायजा लेने के उद्देश्य से मॉक निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने आईसीयू की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। झारखंड के संजय मेहता यूनाइटेड नेशन सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस के लिए चयनित किए गए हैं। अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन एवं उसकी सहयोगी बेस्ट डिप्लोमेट्स न्यूयॉर्क ने उनका चयन किया है। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए संजय मेहता को दुबई आमंत्रित किया गया है। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में सत्संग के बहाने धर्मांतरण कराने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार तीनों युवकों को बरही पुलिस ने धर्मांतरण के प्रयास को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रांची नगर निगम के 300 कर्मचारियों ने सेवा संपुष्टि की मांग को लेकर समाहरणालय भवन स्थित जिला लेखा पदाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण नगर निगम में घंटों काम बाधित रहा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही कर्मचारी वापस काम पर लौटे। पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी चेतन कुमार श्रीवास्तव द्वारा अंतर रेलवे सेफ्टी ऑडिट के तहत रांची रेल मंडल का सेफ्टी ऑडिट किया गया।
मौके पर अपर मंडल रेल पूर्व रेलवे के मुख्य विद्युत वितरण अभियंता संजय सिंघल, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक सौमित्र विश्वास समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रामगढ़ जिले की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना में संलिप्त गिरोह के 10 अपराधियों को 11 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मानव तस्करी की शिकार गुमला जिले की 5 बच्चियों एवं लोहरदगा जिले की 2 बच्चियों को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। इन सभी बच्चियों को नई दिल्ली से वापस रांची लाया जा रहा है। इन बच्चियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि सभी बच्चियां पुनः मानव तस्करी का शिकार होने से बच सकें। हजारीबाग जिले के चौपारण जीटी रोड के माध्यम से लगातार झारखंड से खनिज संसाधनों का दोहन और परिवहन जारी है। जिला खनन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में झारखंड के सीमा क्षेत्र चोरदाहा से जीटी रोड पर 2 अवैध कोयला लदे ट्रक तथा 4 अवैध गिट्टी लदे वाहनों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में श्रावणी मेले पर विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं देवतुल्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के साथ साथ उन्हें सुगम जलार्पण कराने तथा अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंदिर परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बढ़ेंगे आगे। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 देश के 500 शहरों और बाहर के 10 शहरों में आज से शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पारदर्शी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए हैं। जुलाई को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पारदर्शी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगवाए हैं। सभी केंद्रों पर मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। ये परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। करीब 14,90,000 छात्रों ने इस बार CUET परीक्षा में पंजीकरण कराया, जिसमें 8,10,000 विद्यार्थी पहले चरण और 6,80,000 विद्यार्थी दूसरे चरण में परीक्षा देंगे। अगला चरण अगले महीने की 4 और 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने कमजोर तबकों को सम्मान से पक्के मकान में जीने और रहने का अवसर दिया है, जिससे गिरिडीह में कई परिवार लाभान्वित हुए हैं। ये केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे धरातल पर बड़ा बदलाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गिरिडीह नगर निगम के कोलडीहा मोहल्ला निवासी गीता देवी और रागनी देवी की जिंदगी में नया उजाला लाया है और कच्चे मकान की मुश्किलों से उन्हें निजात मिल गई है। बरसात में इन महिलाओं की रातें बच्चों के साथ जागकर बीतती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। पहले बाटी घर में रहे लियो, बहुत पानी चूहे लो, सब पानी भींजे लियो, खाए ठेकान न हलो। अभी देखिए एक दलो है, मोदी सरकार तक घर बने लियो, पक्का घर में रहियो। बनाने के लिए पैसा नहीं था, तो सरकार हमें पैसा दिया तो हम घर बनाए। अभी हम अच्छा से रह रहे, खुशहाल रह रहे बच्चों सबके साथ। सरकार के धन्यवाद। क्षेत्र में रहने वाले बबलू, मीणा और टिंकू भुइया को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ी राहत मिली है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री के आभारी हैं। सरकार दिया कॉलोनी बना के छत रह रहे हैं। माटी के घर सफेद है, अब पक्का घर हो गया, बहुत खुश है बाल बच्चा रह के। धन्यवाद। तो पहले मट्टी घर था, पानी में चूता है, तो उसी में कभी गुजारा कर लेते करके सरकार हमको दे दिया घर, और सरकार दिया उसी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हम लोग को ढलैया घर दे दिया, इसी में आराम से रह रहे हैं। गिरिडीह में इन जैसे कई और भी परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भारत के वस्तु निर्यात में जून महीने में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। देश का वस्तुओं का निर्यात जून 2022 में 23.52% से बढ़कर 40.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। पहुंच गया। इस दौरान व्यापार घाटा रिकॉर्ड 26.18 अरब डॉलर रहा। कल जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का निर्यात मई में 20.55% बढ़ा था। जून में वस्तुओं का आयात सालाना आधार पर 57.55% उछलकर 66.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल का आयात जून में लगभग दोगुना होकर 21.3 अरब डॉलर रहा। कोयला और कोक का आयात आलोच्य महीने में दोगुने से अधिक 6.76 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो कि जून 2021 में 1.88 अरब डॉलर।
इंग्लैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी कर ली है। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई। अब तीसरा मैच ही निर्णायक साबित होगा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 246 रन बनाए थे। भारत के लिए ये लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन रीसी टॉपली के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। टॉपली ने ये विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड को जो सीरीज थी उसे बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड पिछले 15 सालों में भारत से कोई वनडे मैच नहीं हारा और उसके अजय रहने का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। और आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। महिला मुक्ति के लिए एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी थीं। दुर्गाबाई के मन में समाज सुधार का अंकुर उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में ही बो दिया गया था और वो सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के प्रति जागरूक थीं। शायद ये इस कारण हुआ कि समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेसालिंगम उनके दादा के करीबी दोस्त थे। दुर्गाबाई जब महज 12 साल की थीं, तो उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए धन एकत्र किया था और जब वो गांधी जी से मिली तो उनके अनुरोध पर अपनी सोने की चूड़ियां भी उन्हें दे दी। पेशे से वकील दुर्गाबाई ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और विधवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनका विवाह केवल 8 साल की उम्र में हो गया था। दुर्गाबाई एक प्रेरक सार्वजनिक वक्ता थीं और नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वहां उन्होंने महिला अपराधियों की दयनीय स्थिति को समझा और उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का सोचा। उनकी इस इच्छा शक्ति से हैदराबाद में आंध्र महिला सभा के मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के लिए प्रोत्साहन मिला। संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई ने हिंदू कोड विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके प्रयास संसद में पेश विधेयकों में उनकी भागीदारी में स्पष्ट दिखते थे। 1952 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। 1953 में वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी। 1959 में सरकार ने उन्हें शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। दुर्गाबाई को कई सम्मान मिले, जिनमें यूनेस्को शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण और पॉल जी हॉफमैन पुरस्कार शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से सभी सरकारी केंद्रों पर दिए जा रहे कोविड के निःशुल्क एहतियाती डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कराई शुरुआत। राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो द्रौपदी मुर्मू को करेगा समर्थन। कल यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का झारखंड दौरा। आज रांची पहुंचेंगे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में दोपहर बाद 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और मानसून की बारिश ने अब तक झारखंड को किया निराश। सामान्य से 49% कम बारिश। संताल, परगना और पलामू प्रमंडल में सूखे जैसे हालात।